डियर स्टूडेंट्स, आज हम थ्योरीज एंड सिस्टम्स ऑफ साइकोलॉजी के सेक्शन फर्स्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के ऊपर होगा, जो 3 पॉइंट्स में बटा होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 पॉइंट्स जो हैं, और इन पॉइंट्स की अगर बात करें तो जिसमें सबसे पहला हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लेटो, एरिस्टोटल एंड डेस्कार्टेस इन साइकोलॉजी। मनोविज्ञान में प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे का क्या योगदान है, इसके ऊपर हम एक डिस्कशन देंगे। और नंबर 2 में हम कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश एम्पेरिसिस्ट एंड एसोसिएशनिस्ट इन साइकोलॉजी, ब्रिटिश अनुभववादी और साहचर्यवादियों का मनोविज्ञान में क्या योगदान रहा है, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। और थर्ड में हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फिजियोलॉजिस्ट इन साइकोलॉजी, मनोविज्ञान में शरीर क्रिया विज्ञानियों का क्या योगदान रहा है, इसके ऊपर एक हम ब्रीफिंग करेंगे, एक डिस्कशन करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि मनोविज्ञान में प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे का क्या योगदान रहा है। जैसा कि हमने इसके इंट्रोडक्टरी लेक्चर में इस पेपर के डिस्कस किया था कि शॉर्ट हिस्ट्री के ऊपर, साइकोलॉजी की शॉर्ट हिस्ट्री जो है कि कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ एज ए साइंस, एज ए सेपरेट डिपार्टमेंट, कैसे साइकोलॉजी पढ़ा जाने लगा। तो शुरुआत में जो साइकोलॉजी था एक फिलोसॉफी के ब्रांच के रूप में था, लेकिन वर्तमान में हम इसको एज ए सेपरेट साइंस, सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं, जानते हैं, जो साइंस ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस के रूप में हम इसे जानते हैं। तो उसको हम एक शॉर्ट अपना ब्रीफिंग देंगे, ताकि जो कि इसी सेक्शन का एक पार्ट है। तो जैसा कि एबिंगहॉस कहते हैं, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस भी किया था कि साइकोलॉजी हैज ए लॉन्ग पास्ट बट शॉर्ट हिस्ट्री। साइकोलॉजी का पास्ट तो बहुत लंबा है, अतीत तो बहुत पुराना है, बहुत पहले से हम इसकी बातें सुन सकते हैं इतिहास में और देख सकते हैं कि साइकोलॉजी से जुड़ी हुई बातें हमें सुनने को मिलती हैं। लेकिन इसकी हिस्ट्री जो है, इसकी जो आधिकारिक शुरुआत हुई है, जो लीगल इसकी स्टार्टिंग हुई है एज ए डिपार्टमेंट, एज ए सब्जेक्ट, एज ए साइंस, वो लगभग 150 साल ही पुरानी है। 1879 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। और जहाँ वर्ड की बात है, वर्ड मीनिंग की बात है, तो साइकोलॉजी वर्ड जो है, जो ग्रीक रूट से लिया है, साइकियोलॉजिया से, जहाँ साइकी का मतलब होता है सोल और स्पिरिट, और लॉजिया का मतलब होता है स्टडी और रिसर्च। तो स्टडी या रिसर्च हो किसका, सोल और स्पिरिट का, आत्मा का, स्पिरिट का अध्ययन है, उसका रिसर्च है क्या, साइकोलॉजी। तो ये हो गया। और अब जहाँ पाश्चात्य दर्शन की बात आती है, वहाँ सबसे पहले विद्वान थे सोक्रेटिस यानी कि सुकरात, जो फर्स्ट सोशल साइंटिस्ट भी कहे जाते हैं। तो उन्होंने साइकी के कंसेप्ट के ऊपर जोर दिया, तो वहाँ से इसकी साइकोलॉजी की झलक मिलती है इनके दर्शन में। और उसके बाद प्लेटो जो उनके शिष्य थे, उन्होंने ड्यूअलिज्म की, अद्वैतवाद की बात की, जिन्होंने ये कहा कि भाई कि सोल कुड एग्जिस्ट सेपरेटली फ्रॉम द बॉडी। उन्होंने कहा सोल और बॉडी अलग अलग है, इनका अलग अलग अस्तित्व है, इसकी इन्होंने बात की। उनके बाद अरस्तु उनके शिष्य आए, उन्होंने भी रिलेशनशिप की बात की कि सोल और बॉडी का कोई ना कोई आपस में रिलेशनशिप जरूर है। उनके दर्शन में देखने को मिलती है बात है कि ये जो दो एस्पेक्ट्स हैं वो सेम स्ट्रक्चर के अंडर होते हैं। मतलब एक जो हमारा शरीर है, इसी के अंदर दोनों ही कॉन्सेप्ट है, एक अंडरलाइंग स्ट्रक्चर है, सोल है चाहे बॉडी है, जो भी हमारा कोऑर्डिनेशन है आपस में, वह है अरस्तु का ये मानना था। उसके बाद हम सीधे 17th सेंचुरी के ऊपर आ जाते हैं, रेने डेस्कार्टेस, जो कि हम इसमें पढ़ेंगे भी इस लेक्चर वीडियो में, जिसमें डिस्कस भी करेंगे। ये रेने डेस्कार्टेस 17th सेंचुरी के फ्रेंच फिलोसोफर थे, मैथमेटिशियन थे। प्लेटो से वो एग्री करते थे और ये मानते थे कि जो हमारे मस्तिष्क में पीनियल ग्लैंड है वो सीट ऑफ द सोल होता है, यानी कि आत्मा की सीट है, मतलब आत्मा या मन हमारा जो है उस सीट में बैठता है। वो जिनका मानना था रेने डेस्कार्टेस का, पीनियल ग्लैंड जो होता है। उसके बाद गुस्ताव फेकनर के बारे में हम पढ़ते हैं, फिजिशियन थे, फिजिसिस्ट थे। उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, फर्स्ट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किए परसेप्शन में, उनकी थ्योरीज हैं, जब हम पढ़ेंगे आगे अगर साइकोलॉजी पढ़ें तो साइकोफिजिक्स करके इनकी थ्योरीज आती हैं, उसमें परसेप्शन के ऊपर इनका काम है। और उसके बाद हेल्महोल्ट्ज आते हैं, उनका विजुअल ऑडिटरी परसेप्शन में इनका काम था। और उसके बाद स्ट्रक्चरलिस्ट आ जाते हैं, स्ट्रक्चरलिस्ट संरचनावादी है। संरचनावादियों का ये मानना था, कहना था कि जो
हमारा माइंड का है, एक स्ट्रक्चर के रूप में हम इसको स्टडी कर सकते हैं। तो वो स्ट्रक्चर पे इनका जोर था। उसके बाद फंक्शनलिस्ट आए, उन्होंने कहा कि स्ट्रक्चर के रूप में इसको स्टडी करना पॉसिबल नहीं है, तो हम फंक्शन के रूप माइंड को फंक्शन के रूप में स्टडी कर सकते हैं। तो उन्होंने जैसे उदाहरण दिया कि जैसे हवा है उस तरीके से हमारा मन है कि हम उसको देख तो नहीं सकते, एज ए स्ट्रक्चर उसका जान तो नहीं सकते, लेकिन उसकी दिशा का हम पता कर सकते हैं। तो फंक्शनलिस्ट का ये मानना था, प्रकार्यवादियों का ये मानना था कि एज ए फंक्शन हम इसको स्टडी कर सकते हैं। तो गेस्टाल्टवादियों का कहना था कि न हम उसको स्ट्रक्चर बना सकते हैं, न फंक्शन कर सकते हैं, न एनालिसिस कर सकते हैं, एज ए होल हम इसको स्टडी कर सकते हैं। उनको संपत्तियों को एज ए होल ही हम इसको समझ सकते हैं। जैसे कि उनका कहना था कि जैसे चेहरे का हम अगर परसेप्शन करें या किसी भी हम वस्तु का परसेप्शन करते हैं तो उसके फीचर्स को अलग अलग हम परसेप्ट नहीं करते। जैसे चेहरे में हम आँख को, नाक को या कान को या होठों को अलग अलग परसेप्ट नहीं करते, एज ए होल हम उसको परसेप्ट करते हैं, एज ए होल ही हम उसको मेमोराइज करते हैं। तो उनका कहना था कि इसी तरीके से हम जो साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको एज ए होल ही स्टडी कर सकते हैं। तो साइको एनालिसिस सिगमंड फ्राइड ने इनकी नींव रखी। तो साइको एनालिसिस वाले मानते हैं कि मन जो है उसका एक स्ट्रक्चर भी है, उसका एक अनकॉन्शियस माइंड भी है हमारे अंदर, डायनेमिक्स भी होता है हमारे मन के अंदर, प्रक्रियाएं भी होती हैं, उसका स्ट्रक्चर है। तो कहते थे कि अनकॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस है और कॉन्शियस माइंड है। वो एड ईगो और सुपर ईगो के रूप में डायनेमिक उसमें होता है, उसमें जो गतिशीलता होती है, क्रिया होती है, डायनेमिक्स ऑफ द पर्सनालिटी उस रूप में काम करता है। और लेकिन फिर बिहेवियरवादी जो आए, व्यवहारवादी आए, उन्होंने कहा कि व्यवहार ही से हम साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो बाहर है, दृश्यमान है, उसका एक साइंटिफिक प्रूफ भी है। तो वहाँ से साइंस की नींव रखी जाती है इसकी, एज ए साइंस ऑफ बिहेवियर। ठीक, बिहेवियर के साइंस के रूप में यहाँ से व्यवहारवादियों के अध्ययन से इसको माना गया, इसको पढ़ा गया। लेकिन संज्ञानवादियों ने कहा कि ठीक है, व्यवहार तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन संज्ञान भी क्योंकि है, मानसिक प्रक्रियाएं भी होती हैं, हमारे अंदर इंटेलिजेंस भी होता है, परसेप्चुअल प्रोसेसेस जो होती हैं। तो संज्ञानवादियों का ये मानना था कि बिहेवियर भी है और मेंटल प्रोसेस भी होती हैं। और लेकिन मानवतावादी जो आए, मानवतावादी लोगों ने कहा, ह्यूमनिस्टिक्स ने, कि मानव सबसे पहले एक मानव है, उसमें ह्यूमन के अंदर अपना एक ओन पोटेंशियल है, अपनी एक क्षमता है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करने की उसके अंदर एक इच्छा होती है, एक क्षमता होती है। तो उस ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की उन्होंने बात की, ह्यूमनिस्टिक मानवतावादी लोगों ने। तो इस तरीके से साइकोलॉजी का पास्ट से लेके, ग्रीक फिलोसॉफी से लेके अभी मॉडर्न साइकोलॉजी को इस रूप में हम इसको समझ सकते हैं। एक छोटा सा मैंने ब्रीफ दे दिया। अब तो जो हमने पिछले लेक्चर में भी इसके ऊपर बात की थी, लेकिन क्योंकि ये इससे जुड़ा हुआ है जो प्रेजेंट लेक्चर है, तो इसलिए इसको एक छोटा सा ब्रीफ दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आपके प्लेटो के दर्शन के। जैसा कि प्लेटो हम जानते हैं अर्ली ग्रीक फिलोसोफर थे। वो 427 बीसी से 347 बीसी तक का समय था, समयावधि थी, इस बीच ये रहे। और इनकी जो कार्य थे उनमें दो बातें प्रमुख रूप से देखी गई। दो रूप में इसको विभाजित किया जा सकता है। ठीक, पहली अवधि के दौरान प्लेटो ने अपने शिक्षक सुकरात के विचारों और तरीकों को अनिवार्य रूप से बताया, और जब सुकरात की मृत्यु हो गई तो प्लेटो दक्षिणी इटली में आत्मनिर्वासित निर्वासन में चले। ठीक, उनकी मृत्यु के बाद वो फिर अलग हो गए, इटली में अपना अलग से वो रहने लगे, और फिर वहाँ से उनकी अलग एक अपना विचार देखने को मिलता है। एक तो वो था जो प्लेटो के साथ था, और उसके बाद था, ठीक, जहाँ वो पाइथागोरस के प्रभाव में आए। एथेंस लौटने के बाद उन्होंने अपने स्वयं के स्कूल अकादमी की स्थापना की, और उनके बाद के लेखन ने पाइथागोरस दर्शन के साथ सोक्रेटिक विधि को जोड़ा। तो शुरुआती तो उनका दर्शन एक तो उनके गुरु के साथ रहा जो सुकरात थे, और उसके बाद उनका फिर पाइथागोरस के दर्शन के साथ मेल रहा। सुकरात के दर्शन और पाइथागोरस के दर्शन का आपस में मेल करते हुए, तो इन दो रूपों में उनके जो है लेखनियाँ ज़्यादातर प्राप्त होती हैं। और सुकरात की तरह प्लेटो ने कुछ स्थायी खोजने की कामना की, तो उन्होंने भी एक स्थायित्व की बात आई, क्योंकि ये फिलोसोफर जो थे उस टाइम के थोड़ा सा इनको हर सब्जेक्ट के
इतिहास के रूप में पढ़ा जाता है, जाना जाता है। तो प्लेटो की जो दो मूलभूत बातें हम यहाँ पर समझने लायक हैं, जो हमने समझी, एक तो सुकरात के विचारों से उनका प्रभाव था, और जब वो उनकी मृत्यु के बाद जब वो एथेंस लौटे तो उन्होंने पाइथागोरस के दर्शन के साथ सुकरात के दर्शन को जोड़ते अपने विचारों को रखा। और जो मूल उनके विचार हैं वो थ्योरीज ऑफ फॉर्म्स और आइडियाज के रूप में देखने को मिलता है, और जो कहते हैं कि एवरीथिंग इन द एम्पेरिकल वर्ल्ड इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ द प्योर फॉर्म और आइडिया, ठीक, और इन द एब्स्ट्रैक्ट। और दूसरा जो उनका मिलता है एनालॉगी ऑफ द डिवाइडेड लाइन, तो प्लेटो फर्दर समराइज्ड दिस व्यू पॉइंट इन हिज फेमस एनालॉगी ऑफ द डिवाइडेड का भी इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, जिसको भी खूब पढ़ा जाता है, खूब इसमें विचार किया जाता है। और जो एलेगोरी ऑफ द केव, फाका कैदी है इस रूप में इसको कहते हैं, तो डिस्क्राइब द फिक्सियस प्रिजनर्स हु हैव लिव्ड इन देयर एंटायर लाइव्स द डेप्थ ऑफ द केव, जिसने जो प्रिजनर्स हैं, जो कैदी हैं, उसमें रहे या इस रूप में उनका दर्शन देखने को मिला। तो इनके जो मूल जो बातें इनके दर्शन में, इनकी राइटिंग्स में देखने को मिली, उनका यहाँ पर एक शॉर्ट में ब्रीफ दे दे रहा हूँ। और अकॉर्डिंग टू प्लेटोज रेमिनिसेंस थ्योरी ऑफ नॉलेज, ऑल नॉलेज इज इनेट एंड कैन बी अटेन्ड ओनली थ्रू इंट्रोस्पेक्शन, ठीक, वो कहते हैं कि जो भी नॉलेज है इंट्रोस्पेक्शन से ही, आत्मनिरीक्षण की विधि से ही मिल सकता है, विच इज द सर्चिंग ऑफ वंस इनर अंडरस्टैंडिंग, अपनी इनर अंडरस्टैंडिंग को सर्च करके हम किसी भी ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, ये प्लेटो के दर्शन में मिलता है। तो इसमें मूलभूत जो इनकी थ्योरीज है, थ्योरीज ऑफ फॉर्म्स और आइडिया है, एनालॉगी ऑफ द डिवाइडेड लाइन जो इनका कॉन्सेप्ट था, एलेगोरी ऑफ द केव था, और रेमिनिसेंस थ्योरी ऑफ नॉलेज, 4 या 5 जो कॉन्सेप्ट्स हैं। अन्य भी ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो इनके दर्शन में देखने को मिलते हैं। तो उसके बाद उनके शिष्य अरस्तु आते हैं, एन अर्ली ग्रीक फिलोसोफर ये भी रहे, उन्हीं के शिष्य रहे, जिनका अवधि रहा 384 बीसी से 322 बीसी तक। तो इनका जन्म जो था ब्लैक सी, काला सागर और एजियन सागर के बीच स्थित मासेडोनियन शहर स्टैगिरा में हुआ था। उनके पिता मैसेडोन के राजा अमनितास II के दरबारी चिकित्सक थे। यद्यपि उनके पिता की मृत्यु हो गई जब अरस्तु एक युवा लड़के थे, और अरस्तु को एक अभिभावक द्वारा गोद लिया गया था, ठीक, ये भी उनका इतिहास रहा है। उन्होंने चिकित्सा में प्रशिक्षण प्राप्त किया, और 367 बीसी में अरस्तु ने एथेंस की यात्रा की, और जल्द ही प्लेटो के सबसे शानदार छात्रों में से एक के रूप में खुद को स्थापित किया। वह उस समय 17 वर्ष के थे। 17 वर्ष के ही आयु में उन्होंने अपने आप को प्लेटो का एक अच्छा शिष्य के रूप में स्थापित किया। जैसा कि हम जानते हैं कि सुकरात के शिष्य रहे प्लेटो, और प्लेटो के रहे अरस्तु, ये सब जानते हैं। तो उस समय प्लेटो 60 वर्ष के थे। अरस्तु ने अकादमी में जब तक अध्ययन जारी रखा जब तक कि 37 वर्ष के नहीं हो। उन्होंने अकादमी में 37 वर्ष की आयु तक अध्ययन जारी रखा, और जब प्लेटो की मृत्यु हुई उनके गुरु की, तो अरस्तु एशिया माइनर में चले गए, जहाँ उन्होंने जैविक और जूलॉजिकल क्षेत्र में काम किया। थोड़ा सा बायोलॉजिकल उनके दर्शन में यहाँ पर से उनका रुझान देखने को मिला। और 343 बीसी में अरस्तु मैसेडोन लौट आए, और उन्होंने राजा फिलिप द्वितीय के पुत्र भविष्य के अलेक्जेंडर द ग्रेट को, ठीक, अलेक्जेंडर द ग्रेट को लगभग 4 वर्ष तक पढ़ाया। तो वहाँ अरस्तु ने उन्हें पढ़ाया, उनके पुत्र को, फिलिप द्वितीय के पुत्र को, 4 वर्ष तक। और कुछ और यात्राओं के बाद अरस्तु एथेंस लौट आए, जहाँ 48 वर्ष की आयु में उन्होंने एक प्रसिद्ध पब्लिक स्कूल लिसेयुम पर ऑथराइजेशन कर लिया, ठीक। और जब सिकंदर महान की मृत्यु हुई 323 बीसी में, तब अरस्तु भागकर एथेंस चले गए, और 1 साल बाद 63 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। ये तो उनका एक बायोग्राफी, एक शॉर्ट बायोग्राफी है। और जहाँ उनके राइटिंग्स की बात है, तो उनकी जो फेमस बुक है वो डी एनिमा ऑन द सोल, जिसका मतलब है आत्मा, आत्मा। डी एनिमा ये ग्रीक वर्ड है, उसका जो मीनिंग होता है ऑन द सोल, इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, वेर इट सजेस्टेड द सिस्टम्स ऑफ नॉलेज एंड प्रपोज्ड ए रेशनल एंड एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन बॉडी एंड सोल। जहाँ उन्होंने
सिस्टम्स ऑफ नॉलेज का सजेशन दिया कि नॉलेज के क्या सिस्टम्स हैं, कैसे उसको अध्ययन हो सकता है, कैसे अध्ययन किया जा सकता है, और एक रेशनल दिया, एक तर्क दिया किसके बीच में, बॉडी और सोल के बीच में। जैसे कि मैंने पिछले उसमें एक शॉर्ट हिस्ट्री में इसकी बात कही है। तो डी एनिमा ऑन द सोल इसकी फेमस राइटिंग है, अरस्तु की फेमस राइटिंग है इनकी। तो इस बात को याद रखा जाना चाहिए स्टूडेंट्स ने। तो नेक्स्ट है रेने डेस्कार्टिस, रेने देकार्टे, फ्रांस के ला हाये में एक अमीर माता पिता के चाइल्ड थे, ठीक। और रेने डेस्कार्टिस 1996 से 1650 के बीच इनका जीवन समय रहा, और वास्तव में एक पुनर्जागरण के इनके काल से ही थोड़ा सा और साइंटिफिक जो टच मिलता है साइकोलॉजी को, इनका बहुत बड़ा योगदान है उसमें। तो एक समय पर वह एक सैनिक भी थे, गणितज्ञ भी थे, दार्शनिक भी थे, वैज्ञानिक थे और मनोवैज्ञानिक भी थे। तो इनके जो दर्शन से इतनी बातें इनके देखने को मिलती हैं इनके दर्शन में, जो इन चीजों की झलक देती, ठीक। और जो इनका जो दर्शनों में मेन बातें, मेन पॉइंट्स या मेन कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं, उसमें सबसे पहला है सर्च फॉर फिलोसॉफिकल ट्रूथ। तो रेने डेस्कार्टिस सेंट जर्मन चले जाने के बाद उन्होंने एक बौद्धिक संकट का अनुभव किया। यह उनके साथ हुआ कि दार्शनिक सदियों से सच्चाई की तलाश रहे थे, ठीक। सब सच्चाई की तलाश कर रहे थे। जो भी वेस्टर्न जो फिलोसॉफी या वेस्टर्न हिस्ट्री देखने को मिलती है आपको, हमें जब भी पढ़ते हैं तो इस टाइप की ही बातें देखने को मिलती है। जबकि भारतीय दर्शन एक अलग है, भारतीय दर्शन को जोड़ के नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी डेवलप्ड ही थी वो सारी बातें हम भारतीय दर्शन में। तो क्योंकि साइकोलॉजी एक वेस्ट से डेवलप हुआ सब्जेक्ट है, तो इसलिए हम साइकोलॉजी की हिस्ट्री को, वेस्ट की हिस्ट्री को ही एज ए साइकोलॉजी हिस्ट्री कंसिडर किया जाता है। क्योंकि भारतीय दर्शन पहले से डेवलप था, भारतीय दर्शन से, क्योंकि जो मॉडर्न साइकोलॉजी है उसका जो डेवलपमेंट है भारतीय दर्शन से नहीं माना जाता, इसलिए यहाँ पर वेस्ट की फिलोसॉफी या वेस्ट की ही हिस्ट्री को हम यहाँ पर एज ए साइकोलॉजी हिस्ट्री कंसिडर करते हैं। तो डेस्कार्टेस जो सर्च ऑफ फिलोसॉफिकल ट्रूथ की बात करते हैं, तो उनकी जो राइटिंग्स में, उनके कार्यों में देखने को मिलता है, तो वही था कि दार्शनिक सत्य की ही तलाश कर रहे थे, ठीक। लेकिन किसी भी चीज के बारे में आपस में सहमत होने में असमर्थ थे। यूनानिमिटी नहीं थी विचारों में, क्योंकि साइंस नहीं था। जब साइंस नहीं था तो एक मत नहीं थे लोग। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि दर्शन में कुछ भी संदेह से परे नहीं था। तो उन्होंने कुछ निष्कर्ष देने की बात की कि भाई दर्शन में ऐसा है कि सस्पिशियस नहीं है, सब उसमें विचार कर सकते हैं, और यह एहसास देखाते वो गहरे अवसाद में धकेल देता है। उन्होंने फैसला किया कि वह विशेषज्ञों के बजाय खुद के लिए सीखने की चीजों से बेहतर होगा। मैंने इससे बेहतर कोई दूसरा ज्ञान लेने की ठान ली जो शायद मुझे अपने भीतर मिल जाए। जैसा कि वो कहते हैं हमारे अन्य दार्शनिक जो अर्ली ग्रीक फिलोसोफर है, तो उसी ढंग से उन्होंने कहा कि हम अपने भीतर देखें, प्रकृति की उस महान पुस्तक को देखें, न कि आपस के विचारों को या पुस्तक के विचारों को सुने, पढ़ें या माने। शायद मुझे अपने भीतर मिल जाए या शायद प्रकृति की महान पुस्तक में। तो वो कहते हैं कि उन्हीं की शब्द हैं, मैंने इससे बेहतर कोई दूसरा ज्ञान लेने की ठान ली जो शायद मुझे अपने भीतर मिल जाए या शायद प्रकृति की महान पुस्तक में मिल जाए। तो उनका फिलोसॉफिकल जो ट्रूथ है वो इस ओर इशारा करता है। और जो नंबर 2 इनकी बात साइकोलॉजी के ऊपर जो इनका विशिष्ट योगदान है वो इनेट आइडिया, जो जन्मजात हमारे अंदर विचार होते हैं, जन्मजात जो हमें प्राप्तियां होती हैं, उनकी बात की। डेस्कार्टेस ने आगे अपने विचार की सामग्री का विश्लेषण किया और पाया कि कुछ विचारों को इतनी स्पष्टता और विशिष्टता के साथ अनुभव किया गया था कि उन्हें सच मानने की आवश्यकता थी, और फिर भी उनके व्यक्तिगत अनुभव में कोई समकक्ष नहीं था। डेस्कार्टेस ने सोचा कि ऐसे विचार जन्मजात थे, अर्थात वो मन के स्वाभाविक घटक थे। तो उनको विचार किया, जब उन्होंने अनुभव किया, पाया कि कुछ हमारे व्यक्तिगत अनुभव में नहीं है, कुछ बातें ऐसी हैं हमारे अंदर जो जन्मजात हैं, अर्थात वो मन की स्वाभाविक चीजें हैं, स्वाभाविक बातें हैं, नेचुरल हैं। तो इनेट आइडियाज की इन्होंने इस रूप में बात की है। और उसके बाद उनके दर्शन में देखने का रिफ्लेक्स, जो रिफ्लेक्स प्रोसेसेस होती हैं उनके ऊपर भी इन्होंने बात की है। जानवर के व्यवहारों को उन्होंने
के रूप में समझाने की बात की, यहाँ पर समझने की कोशिश की। तो डेस्कार्ट ने सभी जानवरों के व्यवहार और बहुत मानवीय व्यवहार को समझाने में सेंट जर्मन की मूर्तियों को अपने मॉडल के रूप में बताया। उन्होंने क्या कहा है, डेस्कार्ट ने यांत्रिक सिद्धांतों के संदर्भ में मूर्तियों के व्यवहार, जानवरों के व्यवहार दोनों को समझाया। ठीक, उन्होंने कहा कि रिफ्लेक्स का कैसे हमारे शरीर में प्रभाव होता है उसकी बात की है। शरीर के भावों, रिसेप्टर्स प्रेशर प्लेट्स की तरह थे जो नलियों से बहते पानी को चालू करते थे और मूर्तियों की को सक्रिय करते थे। ठीक, और डेस्कार्टिस ने नसों को नाजुक धागे यानी डेलिकेट थ्रेड्स के रूप में, खोखले ट्यूबों के रूप में स्वतः से जो विचार किया था, जो मस्तिष्क के लिए रिसेप्टर से जुड़ा था, या जो थ्रेड्स थे मस्तिष्क की गुहा में निलय से जुड़े थे, जो एनिमल स्पिरिट से भरे हुए थे। उनका कहने का मतलब था कि जो रिफ्लेक्स है हमारे अंदर, ये जो भी प्रोसेसेस होती हैं वो भी आपस में जुड़ी हैं, मस्तिष्क का और इनका आपस में संबंध है। डेलिकेट थ्रेड्स जो हैं, ये जो नसें हैं, जो नाड़ियां हैं, इनका आपस में मेल है, जिसके कारण हमारे रिफ्लेक्स बिहेवियर हमारे अंदर देखने को मिलता है। ये सब बातें इनको समझाने का मतलब है। एंड द लास्ट वन जो यहाँ पर उनके दर्शन में देखने को मिलता है वो है तो माइंड बॉडी इंटरेक्शन। तो डेकार्टे का मानना था कि सभी जानवर और व्यवहार और आंतरिक प्रक्रियाओं को यांत्रिक रूप में समझाया जा सकता है, एक टेक्निकल रूप में, एक मैकेनिकल रूप में उसको समझा जा सकता है। जैसे कि बहुत मानवीय व्यवहार और कई मानव आंतरिक प्रक्रियाएं हो सकती हैं। हालांकि मनुष्यों और अन्य जानवरों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर था, वो तो साफ बात है, वो तो है ही। केवल मनुष्यों के पास एक ऐसा मस्तिष्क है, ऐसी बुद्धि है जो चेतना मुक्त विकल्प और तर्क संगतता प्रदान करती है। इसके अलावा द माइंड वॉज नॉन फिजिकल एंड बॉडी फिजिकल, दैट इज द बॉडी ऑक्यूपाइड स्पेस बट द माइंड डिड नॉट। तो उनके दर्शन के पहले सिद्धांत पहुंचने की प्रक्रिया में मुझे लगता है कि इसलिए मैं हूं, ये कहते हैं कि मुझे ऐसा फील होता है इसलिए मैं हूं। माइंड और बॉडी के इंटरेक्शन की बात की, और उनका मानना था कि उन्होंने इस तथ्य की खोज की थी कि मन नॉन मैटेरियल है। तो उनका यह भी मानना था कि मन नॉन मैटेरियल है। जैसा कि हम जानते हैं कि मन का संप्रत्यय खेल, फिलहाल वर्तमान वैज्ञानिक तो इसको नहीं मानते, सिगमंड फ्राइड भी इसको मानते थे कि मन के कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो इनका कहना है कि मन जो होता है नॉन मैटेरियल है, उसको हम मैटेरियल दृष्टि से देख नहीं सकते लेकिन अनुभव कर सकते हैं। वो कहते हैं मुझे लगता है इसलिए मैं हूँ। ठीक, तो माइंड और बॉडी के इंटरेक्शन की ही बात है। मन नॉन मैटेरियल है और बॉडी हमारी मैटेरियल है, इनका आपस में इंटरेक्शन होता है, किस रूप में होता है, कैसे होता है। तो ये सब बातें इतनी साइंटिफिक तो नहीं होती, जो पुराने दर्शन की है, ये तो फिर भी 17वीं सेंचुरी की है, रेने डेकार्टे। इनकी बात तो साइंस से मेल खाती है, साइंस से, क्योंकि इस फिर यहाँ से एक साइंस की शुरुआत हो जाती है, थोड़ा सा साइंटिफिक टच मिल जाता है जो मॉडर्न साइंस है उसका। लेकिन जो पुरानी फिलोसॉफी है, ग्रीक फिलोसॉफी, लेकिन अभी तक के जब आप देखेंगे तो सुधार देखने को मिलेगा हमें साइंस के कॉन्सेप्ट्स का, साइंस के कॉन्सेप्ट को हम डेवलप होते हुए देखेंगे। तो जो नेक्स्ट है उसमें बढ़ते हैं कि ब्रिटिश अनुभववादी और साहचर्यवादियों का मनोविज्ञान में क्या योगदान रहा। तो ब्रिटिश अनुभववादी जो थे, ब्रिटिश एम्पेरिसिज्म जो था, उसमें मेजर जो फिलोसोफर्स थे वो थे थॉमस हॉब्स थे, जॉन लॉक थे, और जॉर्ज बर्कले थे, और डेविड ह्यूम थे। ठीक है, चार विद्वानों की बात इसमें खासकर देखने को मिलती है। और जो इनके सिद्धांत थे, जो इनका जोर था, वो विशेष रूप से एम्पेरिकल नॉलेज के ऊपर था। क्या योगदान रहा, क्योंकि हम साइकोलॉजी को भी या साइंस को एम्पेरिकल नॉलेज पे ही बेस्ड मानते हैं। साइंस वो है जो एम्पेरिकल है, जो एम्पेरिकल नहीं है वो साइंस, मतलब जो इंद्रियों भूत नहीं है, जो इंद्रियों के दायरे में नहीं है, वो साइंस के दायरे में नहीं। हम नहीं कह सकते मन है कि नहीं है, या बहुत सी चीजें है कि नहीं है। दर्शन की जो बातें हैं उसको साइंस हम क्यों नहीं मानते, ज्योतिष को हम साइंस क्यों नहीं मानते, क्योंकि वो एम्पेरिकल नहीं है, इंद्रियानुभविक इसको कहते हैं, एम्पेरिकल नहीं, इंद्रियों के अनुभव में नहीं आ सकती। तो ब्रिटिश एम्पेरिसिज्म जो था, ब्रिटिश अनुभववाद था,
वह एम्पेरिकल नॉलेज के ऊपर जोर देता है, चाहे वो इमेजिनरी हो, ठीक, चाहे वो कल्पना से जनित हो चाहे रियल हो, एम्पेरिकल होना चाहिए, इंद्रियानुभविक होना चाहिए, ठीक, इंद्रियों के अनुभव द्वारा, इंद्रियों के अनुभव से प्राप्त हो ऐसा होना चाहिए। और ब्रिटिश एसोसिएशन, ब्रिटिश साहचर्यवाद, उसमें 5 फिलोसोफर्स जो हैं वो प्रमुख हैं। वो कौन से हैं? सबसे पहला डेविड हार्टले हैं, जेम्स मिल हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल हैं, अलेक्जेंडर बाइन हैं और हर्बर्ट स्पेंसर। और मेन थीम ऑफ दिस फिनोमेनन वाज, इस जो है इस विचारधारा की जो मेन बात है वो है कि वेरियस आइडियाज आर एसोसिएटेड एंड व्हाट आर लॉज ऑफ एसोसिएशन, कि जो भी आइडियाज हैं, जितने भी विचार होते हैं वो आपस में एसोसिएटेड होते हैं, और लॉज ऑफ एसोसिएशन क्या है, साहचर्य के नियम क्या है, वो ब्रिटिश एसोसिएशनिज्म के अंदर हमें देखने को मिलता है, ब्रिटिश साहचर्यवाद के अंदर देखने को मिलता है। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ हमने यहाँ पर दे दिया कि कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश एम्पेरिसिस्ट और एसोसिएशनिस्ट का। और तो नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन ऑफ फिजियोलॉजिस्ट इन साइकोलॉजी। तो मनोविज्ञान के विकास में फिजियोलॉजिस्ट का भी योगदान रहा, हालांकि बहुत योगदान रहे, लेकिन जो यहाँ पर हमने कवर करना है, जो इस सेक्शन में कवर होना है, वो यहाँ पर यही बातें होंगी जो हम डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि जो और बातें होंगी हम और लेक्चर्स में उनको डिस्कस कर लेंगे, जिनको और डिटेल्स में और इसको जानना हो और भी इसमें योगदानों को जानना समझना हो, वो पढ़ भी सकते हैं और भी इसको लेक्चर सीरीज को देख सकते हैं, और भी दूसरे माध्यमों से शेयर करेंगे। तो शरीर क्रिया विज्ञानियों का मनोविज्ञान में क्या योगदान रहा? तो पहला है कि डेवलपमेंट ऑफ न्यूरोफिजियोलॉजी, न्यूरो शरीर क्रिया विज्ञान का क्या कैसे विकास हुआ, ठीक। जो ये विकास हुआ तो वहां से इसको मनोविज्ञान में भी बहुत सी बातें मिली, क्योंकि न्यूरोलॉजी तो साइकोलॉजी से जुड़ी है, क्योंकि जो जैसे सिगमंड फ्रॉइड है उनके विचार हम देख लें, वो भी एक न्यूरोलॉजिस्ट ही थे, क्योंकि वो न्यूरोलॉजिस्ट थे तो उनके पास इस टाइप के केसेस आते रहते थे साइकोलॉजी से जुड़े हुए, तो वहाँ से तब उन्होंने साइको एनालिसिस की शुरुआत की थी। तो न्यूरोलॉजी का योगदान तो डेफिनेटली है ही साइकोलॉजी की डेवलपमेंट में। तो द स्कॉलर्स हु कंट्रीब्यूटेड इन दिस सेक्शन वे, सबसे पहले थे चार्ल्स बेल, उन्होंने सेंसरी और मोटर नर्व की बात की, सांवेदिक और जो गतिशील वाली क्रिया वाली नर्व्स जो होती हैं, हमारी नस नाड़ियां होती हैं, जो भी न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व होते हैं, ठीक, सेंसरी और मोटर, उनकी इन्होंने बात की थी। और जो जॉनस म्यूलर थे, उन्होंने स्पेसिफिक नर्व एनर्जी, इसकी बात की, नर्व एनर्जी के ऊपर उन्होंने जोर दिया। और फ्रेंच जोसेफ गोल थे, वो फ्रेनोलॉजी, जो कपाल शास्त्र कहते हैं, मस्तिष्क शास्त्र, जो कपाल शास्त्र होता है उसके ऊपर उनका अध्ययन था। और उसके बाद आ जाते हैं फ्लोरेंस एंड ब्रोका, ब्रोका एरिया भी कहलाता है इनका, तो स्टडी अभी भी साइकोलॉजी में, अभी भी न्यूरोलॉजी में बहुत मायने रखती है। तो लोकलाइजेशन ऑफ द फंक्शंस इन द ब्रेन, जो भी फंक्शंस हैं हमारे ब्रेन में होते हैं, उनका एरिया कैसा है, क्या है, किस एरिया से कौन सा फंक्शन होता है, ये सब बातें जो है लोकलाइजेशन ऑफ द फंक्शन इन द ब्रेन, ठीक। और हेल्म होल्स और हेयरिंग के सेंस फिजियोलॉजी के ऊपर काम रहे। उसको डिटेल्स में जिन बच्चों को पढ़ना हो और डिटेल में बुक्स को देखें, अपना स्टडी मटेरियल छाना देखें, और भी फ्यूचर जो लेक्चर होंगे उनको देखें। और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की ज़रूर बात करना चाहेंगे। जो डार्विनवाद था, जो भी इवोल्यूशन की थ्योरी हमें देखने को मिलती है, तो उन्होंने कहा था कि द इवोल्यूशनरी थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय चार्ल्स डार्विन। और अपनी इन्होंने बुक में जो 1859 में ओरिजिन ऑफ स्पेसिस के नाम से विख्यात है, हम अभी भी जानते हैं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द थ्योरी वाज वेरिएशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट,
जो भी फिटेस्ट था, जो भी सबसे ज़्यादा फिट था, वो सरवाइव हुआ। उनके विकासवाद की यही थ्योरी है। वो कहते हैं कि जो बेस्ट था वो सरवाइव कर पाया, जो सरवाइव कर सकता था वो सरवाइव कर पाया। जो ह्यूमन स्पेसिस का विकास हुआ है उसके ऊपर उनकी बात है, और नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर इनकी थॉट्स हैं, इनके ऊपर इनके विचार हैं। तो इस ढंग से हम देख लेते हैं जो जर्नल आपका ये सेक्शन है उसमें मूल बातें क्या क्या रही, इसको हम समझ सकते हैं। इस रूप में हमने जान लिया कि कैसा एक हिस्ट्री था, कैसा एक शॉर्ट हिस्ट्री को हमने रिवाइज किया, अर्ली ग्रीक फिलोसोफर्स का क्या योगदान रहा, उसके बाद रेने डेस्कार्टे का क्या योगदान रहा, ठीक। उसके बाद एम्पेरिसिस्ट आए, एसोसिएशनिस्ट आए, उसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ फिजियोलॉजिस्ट क्या रहा साइकोलॉजी में, ये हमने इसके लेक्चर के माध्यम से ब्रीफिंग कर ली। तो फाइनली जो नेक्स्ट लेक्चर आपका होगा, अगला लेक्चर होगा, अगला सेक्शन जो हम कवर करेंगे वो होगा बिगिनिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का प्रारंभ। ये तो सब एज ए साइंस डेवलप होने की, एज ए एक्सपेरिमेंटल साइंस के आने से पहले की बातें थी। अब जो इस सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ, एज ए साइंस कैसे डेवलप हुआ, ये सब बातें। जिसमें सबसे पहले होंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ वेबर क्या रहे, वेबर के क्या कंट्रीब्यूशन थे, साइकोफिजिक्स के अंदर आती हैं सारी बातें। फेकनर थे, गाल्टन के क्या योगदान रहे साइकोलॉजी में, और साइकोफिजिक्स एंड साइकोफिजिकल मेथड्स क्या रहे, इनके परसेप्शन में ऑडिटरी और विजुअल परसेप्शन जो रहे उनके ऊपर इनके प्रयोग रहे। और कंट्रीब्यूशन ऑफ विल्हेम वुंट, टीचनर इन साइकोलॉजी। विल्हेम वुंट का क्या कंट्रीब्यूशन है, ये तो मनोविज्ञान के जनक ही कहे जाते हैं, फादर ऑफ साइकोलॉजी ही कहे जाते हैं, क्योंकि विल्हेम वुंट ने 1879 में 1879 में एक प्रयोगशाला की स्थापना की थी, साइकोलॉजी के प्रयोगशाला की स्थापना की थी। तब से इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। जो जर्मनी की लीप्जिग यूनिवर्सिटी थी, अब वो कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है, जर्मनी की। तो तब से इन्होंने साइकोलॉजी को एज ए सेपरेट साइंस, सेपरेट सब्जेक्ट, एज ए एक्सपेरिमेंटल साइंस इसकी शुरुआत की थी, तब इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। तो इनका क्या योगदान है, तो शुरुआत ही इनके द्वारा हुई है। और जो टीचनर थे इनका क्या योगदान रहा, ठीक। तो ये शुरुआत में जो हमने बात की स्ट्रक्चरलिस्ट क्या थे, फंक्शनलिस्ट क्या थे, वो सब बातें इसमें हैं। और कंट्रीब्यूशन ऑफ विलियम जेम्स क्या रहा, जेम्स का क्या योगदान रहा, ठीक। और एबिंगहाउस जो हमने बात की थी कि जो कहते हैं कि साइकोलॉजी एज ए लॉन्ग पास्ट बस शॉर्ट हिस्ट्री, तो उनकी विचारधारा क्या थी, कैसे थी, वो सब इसके अगले सेक्शन में बात करेंगे। तो आशा करता हूँ लेक्चर के माध्यम से हमने कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कशन कर पाए और हम जान पाए। और भी जो भी स्टूडेंट्स इस बारे में और डिटेल से जानना चाहते हो तो उनके कंसर्न बुक ले लें, अपना स्टडी मटेरियल ले लें। हमने और भी लेक्चर्स जो पास्ट लेक्चर था उसमें भी डिस्कस किया है कौन सी बुक्स पढ़ी जानी चाहिए। अर्जन हान की बुक ले लें, और हिंदी में जो पढ़ना चाहते हैं वो अरुण कुमार सिंह की बुक ले लें। और भी जिस बच्चे को कोई या स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो वो पूछ लें। इसी प्रकार के अन्य नॉलेजेबल लेक्चर्स के लिए, जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।